हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आप लोगों को 12th का फिरोज का फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट को लाइन बाई लाइन में एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूँगा, अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं चैप्टर को। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज़। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़ा था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई द ट्रेन। मैं ट्रेन के द्वारा बरेली तक गया था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक कार से गया था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फीट रिज अपोजिट ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। तो कह रहे हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट की ऊंची पहाड़ी उठान पर स्थित पुरानी अंग्रेजी फ़ौज की कि पहाड़ी छावनी बनी हुई थी। तो मतलब कह रहे हैं ऑन ओल्ड स्टेशन लोकेटेड 6000 फुट की जो पहाड़ी थी और 120 मील फैली हुई थी, जो बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय था, उस पर एक अंग्रेज़ ठहरी हुई थी। द ट्रेन वॉज स्लो, गाड़ी धीमे होती थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में पड़ने वाली जितनी स्टेशन थी सब पर गाड़ी रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट में डब्बा होता है बॉगी, तो वो मैं अपने डब्बे अर्थात बॉगी के डब्बे को खोलता था, अर्थात रेलवे वैगन का जो डब्बा था उसमें जो वो थे गेट था उसको खोल लिया करता था, डोर को। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहल लिया करता था। द प्लेटफॉर्म पर पैक्ड विद पीपुल, प्लेटफॉर्म पर कितने प्रकार के लोग था, अर्थात पैक्ड विद मन भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म भरा हुआ था किन किन लोगों से? सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, पोर्टर्स थे, और कुछ बेगर्स थे, हॉकर्स भी थे। इन सब लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज वेयर फुटेड, हर कोई लगभग नंगे पैरों था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और लगभग कैसे वह कपड़े पहने हुए थे? लगभग वे सबके सब सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। नंगे पैर थे, वो ढीले डाले खादी के कपड़े, जो गांधीवादी उस समय गांधीयन कपड़े चलते थे, उन कपड़ों को पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। तो वो कह रहे हैं मुझे कम से कम 3 लोगों से पहले पूछना पड़ता था, तब जा कर के कहीं मुझे एक अंग्रेज व्यक्ति ऐसा मिलता था जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, हम उस पर दुनियादारी पर था, दुनिया की बातों पर, दुनिया के मामलों पर बातचीत करते थे, एवरी मेजर टॉपिक्स द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और कह रहे हैं और हर बड़े प्रकरण पर भी हम उनसे बातें करने की चर्चा अपेक्षा करते थे। दस इस प्रकार से वो क्या कह रहे हैं, इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से हम सरकारी दृष्टिकोण की जानने का प्रयास कर रहे हैं। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड रिपोर्ट्स, और तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की नब्ज जानने का, अर्थात जानने की चेष्टा कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे। मतलब वो उनसे बातचीत करता था, और वो बातचीत में लेखक बुद्धिमान था भाई, जज तो था ही, तो वो जान लिया करता था कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है। इतनी बातचीत से उसे मालूम पड़ जाता था। आगे देखें, द रूट, वो क्या कह रहे हैं, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, यह रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र से होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के ऊपरी मैदान था। जिस रास्ते से हम गए थे वह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल ट्रॉपिकल, जो कि समुद्र के स्तर से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई सा प्रतीत होता था, ट्रॉपिकल। बट ये कह रहे हैं फीट अबव लेवल बट ट्रॉपिकल, लेकिन ये कैसा था? उष्ण कटिबंधीय था। द गंगा, अर्थात वो क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय, अर्थात वह लंबे समय तक खूब गर्मी और खूब वर्षा पड़ती थी। ऐसा समय था यहाँ पर वर्षा और मतलब उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है वर्षा और गर्मी खूब रहती हो। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, वो क्या कह रहे हैं? भूरी रेत वाली गंगा, स्वालेन विद फ्लाउड वाटर्स, अर्थात एक बाढ़ जैसा उफान में बह रही थी। तो उसमें जो गंगा थी उसमें भूरा अर्थात मिट्टी बह रही थी, सफ़ेद मिट्टी बह रही थी, बालू, और ऐसा रूप लिए हुई थी मानो को वह पहाड़ लिए हुई थी, अर्थात बाहर जैसा रूप था। इट्स ओवरफ्लो अंडरटेकिंग
इट्स ओवरफ्लो, इट्स ओवरफ्लो, इसका जो है ओवर जो फ्लो था और उसका फान जो था, तो क्या कह रहे हैं आगे देखें। इट्स ओवरफ्लो अंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, मतलब इसका जो उफान था, ओवरफ्लो जो था, उसमें भरी हुई थी थाउजेंड ऑफ एकर्स, हजारों एकड़ों चावल की फसलें। अर्थात जो गंगा बह रही थी, वो गंगा बह रही थी, उसमें मतलब अनेक प्रकार की जो फसलें थी चावलों की, हजारों एकड़ों की मतलब जो है मात्रा में वहाँ फसल उसमें बह रही थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, नॉर्थ साइड में अगर देखे जाए तो जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रेट हायर देन ए मैंस हेड, मतलब काफ़ी फैले हुए थे और इतनी ऊंची घास थी जितनी मनुष्य के सिर से ऊंची। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर द ओकेशनल क्लम्स ऑफ ट्री, और लगातार बहुत देर तक, काफ़ी दूर तक लगातार अति विशाल विस्तार से कहीं वृक्षों के झुंड खड़े हुए थे। द मॉब टाइगर, और इन झुंडों में क्या थे, इन झुंडों में क्या थे, टाइगर्स के घर थे, एलिफेंट्स के घर थे, पाइथन्स के घर थे, कोबरा के घर थे। तो इन झुंडों में, इन पेड़ों के जो झुंड थे उनमें इन जीव जंतुओं ने अपने क्या बनाए रखे थे, उन जानवरों ने, कीड़े मकोड़ों ने क्या अपने घर बना रखे थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, हर स्थान पर ऐसा लगता था जैसे समतल, ऐसा लग रहा था मानो सपाट मैदान क्षितिज तक फैल गया हो। कैसा क्षितिज, अब हॉरिजन क्या होता है, मान लीजिए आपने जैसे अपना स्थान है, जैसे जगह से आप खड़े हुए हैं, वहाँ से आपने थोड़ी दूरी देखी तो ऐसा लगता है जैसे आकाश गिर रहा है, तो यहाँ तक हमें छाता सा नज़र आता है, उसे हम हॉरिजन कहते हैं। तो ये क्या लग रहा था, इसके सिवाय सब जगह सपाट मैदान क्षितिज जैसा प्रतीत हो रहा था, इसलिए लेखक कह रहा है। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्री बनैन ट्रीज, और लेकिन इधर उधर कहीं क्या लगे हुए थे, इधर उधर कहीं इधर पवित्र बरगद के वृक्ष लगे हुए थे, है ना, बरगद के वृक्ष लगे हुए थे, लेखक कह रहा है। और बाई रोस ऑफ पाखर ट्रीज, या फिर पाखर के वृक्षों की का सीधी पंक्तियाँ भी थीं। शेप्ड लाइक इल्म्स, और इनकी जो इल्म्स अर्थात शेप्ड किसके रूप में थे, शेप्ड लाइक इनके जो तने थे वो मुड़े हुए थे, है ना। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, थिक माने मोटे ताजी, ट्रंक्स माने तने, तो शेप्ड लाइक इल्म्स, इल्म के पेड़ के जैसा रूप लिए हुए थे। हैविंग, और उनके जो तना थे वो ट्विस्टेड थे, मुड़े हुए थे, थिक माने मोटे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट से जो हवा बह रही थी, है ना, दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवा थोड़ी थोड़ी चल रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, बंदर थे उनमें कुछ माताएं थीं, विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, अपने अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। एंड रेडिंग अंडरनीथ, और वो नीचे बच्चे लटक रहे थे उनसे। स्वंग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, बच्चे कुछ भोजन की तलाश में स्टेशन पर लटक रहे थे। स्वंग ऑफ में लटक रहे थे, ट्रीज माने पेड़ों पर, तो पेड़ों पर भोजन की तलाश में कुछ बच्चे लटक रहे थे। द विलेज बी पास्ड, गांव जिनसे होकर हम गुजरे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर, जिन गाँवों से हम गुजरे थे वो उनके जो दीवारें थीं, जिन गाँवों से हम गुजर रहे थे वो उनकी दीवारें पानी और गोबर की मिट्टी, है ना, मिली हुई मिट्टी से लिपी हुई थी। मेड मिक्स्ड विद मड, है ना, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, तो गोबर और पानी से, मतलब गाय गोबर से मिली हुई थी। देयर पीक व रूफ वर थैस्ड, उनकी जो चोटियाँ थी, नुकीली छतें थी, है ना, उनकी जो छतें थी। बंडल ऑफ ग्रास टाइड और टू बम्बू पोल स्ट्रेस अक्रॉस द रेप्टर्स, तो वो लेखक क्या कह रहा है, उनकी ऊंची नुकीली छतों पर की ढालू सीटों पर बांस के डंडों से घास फूस के पूले कसकर बनाए गए थे, थोड़ा छप्पर बना दिए गए थे, है ना। बंडल ऑफ ग्रास टाइड मन बांध दिए गए थे, बम्बू मन बांस से, पोल्स माने बांस, है ना, पोल स्ट्रेस जो फैल रहा था अक्रॉस द रेफ्टर्स, खम्भों से, तो खम्भों पर वो क्या टिका हुआ था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, उसी दिन क्या हुआ, जो पम्पकिन लौकी, जो कद्दू लौकी की जो बेलें थीं, दैट री ओवर देम बर इन ब्लूम, तो क्या था, तो वो कह रहे हैं उस दिन भद्दी जो दीवारें थीं उन पर उनके ऊपर काशी फल की बेलें फूलों से लदी हुई थी, है ना। वो क्या कह रहे हैं आगे देखेंगे। द डे पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, ग्रीव माने ओवर देम, फैल रही थी, वर इन ब्लूम, पौड़ी हुई थी अर्थात लदी हुई थी।
ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रप बॉल्स, जो भद्दी दीवारें थी उन पर वो मट वाली दीवारों पर लंबी लंबी धारियों के रूप में लटक रही थी, है ना। आगे देखें, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर जाकर के मेरे बातों का सिलसिला जो था वो रुक गया। एज सून एज, जैसे ही आई एलाइटेड, जैसे मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक छोटे छोटे बच्चों के समूह ने मुझे अराउंड माने चारों तरफ, गैदर्ड माने घेर लिया, मी माने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। देवर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रही थी। हैंड वोवेन, हाथ से बनी हुई टोकरियाँ बेच रही थे। रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन, उनकी सरकंडों से बनी हुई सामान्य टोकरियाँ थी। एंड प्लेट पैटर्न, और उनके नमूने भी बिल्कुल सामान्य थे। दे हेल्ड बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊंचा उठा रहे थे। शाउटिंग वर्ड्स, वे चिल्ला रही थी। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर्स, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे अव्यक्ति जरूर हुई, मालूम जरूर पड़ा कि वास्तव में अपनी अपनी इच्छाएं अव्यक्त कर रहे हैं अपनी टोकरियों को बेचने के लिए। आगे देखिए, दीज वर रिफ्यूज चिल्ड्रन, वे कौन से बच्चे थे? ये शरणार्थी बच्चे थे। वहन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्रीड, जब इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारे का आदेश हुआ, डिक्रीड आदेश हुआ था, तो 100 of thousands ऑफ पीपल पुल्ड देयर रूट्स, तो 100 of thousands अर्थात हजारों, है ना, हजारों सैकड़ों की संख्या में लाखों लोगों ने क्या किया था? पुल्ड अप, मन छोड़ दे दिया, रूट्स, अपने अपने घरों को छोड़ दिया था। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, अपने अपने निवास स्थानों को बदल दिया। 9 मिलियन, कितने? 90 लाख पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा था। एंड केम टू इंडिया, भारत में आ गए थे। ड्राइव इन बाय द फियर ऑफ रिलीजन फैनेटिज्म, उन्हें केवल इसलिए भगाए थे, वो इसलिए चले आए थे क्योंकि उन्हें धर्मांधता का डर था, कहीं धर्म उनका परिवर्तन हो सकता था। देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, जब वे बेचारे शुरू हुए थे तभी वो गरीब थे। एंड देवर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो वे और ज़्यादा बेचारे गरीब हो गए, मतलब जैसे ही वो लंबी यात्रा करने के लिए और ज़्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, फॉर ऑल मन जो जितना भी, दे कुड कैरी वे ला सके थे, वाज बिट ऑफ फूड, कुछ भोजन ही अपने साथ ला पाए थे। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, कुछ सामान को लाए थे, तो वे जब वहाँ से चले तो कुछ सामान और कुछ भोजन अपने रख के लाए थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, लेकिन शीघ्र ही उन पर भोजन खत्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ समय के बाद ही दे स्टार्टेड, वे शुरू हो गए। दे बिगेन टू फॉल, ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ एक दिनों के बाद ही दे स्टार्टेड, जब शुरू हुए तो दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे बाई द रोड साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से वो रोड साइड पर ही गिर जाते थे। एंड डाइड फेयर दे फेल, और जहाँ पर वे बेचारे गिर जाते थे वहीं पर उनकी मौत हो जाती थी। मतलब इंडिया का उस समय जो दृश्य था वो लेखक दिखा रहा है कि इंडिया की स्थिति जो उस समय इतनी खराब रह चुकी थी। आगे देखें बच्चों, The children selling baskets were sons and daughters of these refugees, ये बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे ये पुत्र और पुत्रियाँ थे इन शरणार्थियों के ही। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन सिटीज़, वे और उनके माता पिता एक ही शहर में इकट्ठे हो लिए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें बना ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और मैन्युफैक्चर करते थे सामान, छोटे छोटे सामान को बनाते थे, है ना। एंड ट्राइंग टू मेक देयर लिविंग एंड ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड, और जहाँ पर पहले से ही भीड़ वाली जगह थी वहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए प्रयत्न कर रहे थे। आगे देखेंगे तो आगे वो कहते हैं ट्राइंग टू मेक लिविंग मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड, दे लिविंग इन क्लॉथ्स, वे कहाँ रहे? दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास शेड, वे किससे? घास और कपड़ों से बनी हुई झोंपड़ी में रहते हैं। उसका मतलब उन्होंने झोंपड़ी बना रखी थी, तो उन कपड़े और घास, है ना, से बनी हुई छायादार स्थानों पर रहा करते, इसका मतलब झोंपड़ियों में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट, है ना, जिनकी पंक्तियाँ गलियों में लगी हुई थी। दैट लाइन, जो लाइन बना रखी द स्ट्रीट मान गली में। द पीजेंट अमंग दीज रिफ्यूजीज, इनमें द पीजेंट माने किसान, अमंग दीज, इन शरणार्थियों में किसान भी थे। हैड बीन अकस्टम्ड, उन्होंने अभ्यस्त हो गए थे, वो अभ्यस्त किसान थे। कैसे? देखिएगा, द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल, है ना, जो कमाते थे उसमें ही अभ्यस्त हो गए थे कमाने, अपना गुजारा करने के लिए। ऑल देयर लिव्स फॉर एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज ऑफ एक्सीड $100 ए ईयर। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इनमें जो किसान थे
इन शरणार्थियों में से जो किसान थे वे तो थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि एक खेतिहर की वार्षिक आयु औसतन $1 है ना $100 से अधिक नहीं होती थी। वो कह रहे हैं कि दो एवरेजन फैमिली डज नॉट 30 सेंट्स ए डे, एक दिन में 30 सेंट के लिए वो कमाते थे, लेस देन $2 ए वीक, और उनके $2 पड़ते थे। यहाँ पर बेटा यहाँ पर हम आगे चले गए। ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ए ईयर, तो एक वर्ष में लगभग $100 के लगभग कमा पाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स, अगर अकुशल नया अगर कोई मजदूर हो तो एवरेज निकाला है 30 सेंट एक दिन में लगभग कमा पाता था, या फिर लेस देन $2 ए वीक, या फिर एक सप्ताह में वो $2 के लगभग कमा सकता था, ऐसा एवरेज पड़ता था। देयर इज़ वन मील, एक बार उन्हें मील मिलता था, भोजन मिलता था, एक दिन में एक बार भोजन मिलता था। एन ओनियन मिलती थी, है ना, एन, और क्या है, ए पीस ऑफ ब्रेड, और रोटी का टुकड़ा मिलता था। बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, और दूध के साथ एक कटोरा दाल मिल जाती थी। परहैप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज़, हो सकता है बकरी के दूध से बना हुआ पनीर भी शायद मिल जाता था। नो टी, चाय नहीं मिलती, नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं मिलती, नो फैट, वसा भी नहीं मिलता था, है ना, कोई घी भी नहीं मिलता, नो स्वीट, मिठाई नहीं, नो मीट, और कोई मांस नहीं मिलता था। उन लोगों की स्थिति इस तरह की थी। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, एक $100 अगर डॉलर एक वर्ष में कमाते थे तो एक सप्ताह में $100 उन्हें जो है $2 भी नहीं पड़ते थे। यट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स, लेकिन फिर भी ये छोटी सी इनकम टोकरियाँ बेचकर कमाना बहुत मुश्किल काम था। टू द पीपुल टू पुअर टू बाई दैम, जो उन गरीबों के लिए जो टोकरियाँ बेचते थे। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, यही केवल कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, यही कारण था ये बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे। मैं एन अमेरिकन, तो देखिए वो कह रहा है, लेकिन मैं एक अमेरिका वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट ऑफ ना दे हैड बीन, उन्होंने मुझे एक बहुत ही, उनके लिए मैं अमेरिका का एक निवासी अब देखा था, उन्होंने मुझे निसंदेह सबसे अच्छा ग्राहक, सबसे अच्छा खरीदार मुझे उन्होंने माना था। आगे देखिएगा, आई वॉट 1 टिनी बास्केट फॉर फ्यू आनास, मैंने एक, है ना, आई वॉट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, मैंने कुछ आनाओं में एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट, दूसरी फ्रूट बास्केट की टोकरी खरीद ली मैंने, है ना, दूसरी टोकरी फलों के लिए मैंने खरीद ली। फॉर बिट मोर ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, ये कह रहे हैं रद्दी कागज़ों के लिए एक सुंदर टोकरी ₹1 में मैंने खरीद ली। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ₹1, और ये कह रहे हैं सिलाई का सामान रखने के लिए एक, है ना, एक प्यारी सी टोकरी मैंने ₹1 में खरीद ली। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना, और क्या कह रहे हैं ₹1 में, अर्थात कुछ आनाओं में मैंने कुछ पंखे खरीद लिए। आगे देखते हैं, और 2 पीसेस या फिर 1-2 भाग ले लिए। वो कह रहे हैं माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें पूरी तरह भर गई थी। एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट्स, अभी मेरे 50 सेंट्स भी खर्च नहीं हुए थे। कहने का मतलब वो यहाँ पर उसने बता दिया कि मेरे 50 सेंट अभी खर्च नहीं हुए थे, मैंने इतना सामान खरीद लिया। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स मतलब बर्ड होते हैं, बच्चे अपने अपने शब्दों को अव्यक्त करते हुए गुजर रहे थे। आई वाज अ प्रिजनर, मैं कैदी हो गया था, अर्थात वो चारों तरफ बच्चों से घिरा हुआ था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, मैं घूम नहीं सकता था। बच्चों ये पैसेज इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी, सबसे अधिक परिश्रमी, उत्साही, उग्र विक्रेता थी 9 वर्ष की बालिका थी जो मेरे सामने खड़ी हुई थी। ये मैं एक्सप्रेशन डाल चुका हूँ, आप देखेंगे, है ना, इसी चैनल पर पड़ी हुई है, इसके एक्सप्रेशन पहले डाल चुका हूँ मैं। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, इस पर हत्तेदार एक सुंदर टोकरी थी। एंड सी वांटेड ₹1, और ₹1 चाहती थी, हाफ अर्थात ₹1.50 चाहती थी फॉर इट, माने टोकरी के लिए। और अबाउट 30 सेंट्स, अगर अमेरिकन मुद्रा की बात करते हैं 30 सेंट्स के लगभग वह चाहती थी, उसमें वह टोकरी बेच रही थी। सी वाज एन अर्नेस्ट लीडर, वह बहुत ही अच्छी प्रकार से याचना करने वाली बालिका थी। उसने गंभीरता से याचना की। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, उसने याचना की। एंड बेग्ड इन ट्यून, से इस प्रकार की आवाज़ में उसने कहा, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी के हृदय को द्रवित कर सकती थी, किसी के भी हृदय को पिघला सकती थी। तो लेखक कह रहा है, इसमें बताया उसने कि बहुत ही सुंदर बालिका थी, उसने लेखक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आगे देख, मैं इसे आपको दोबारा से फिर इसकी हिंदी बताना चाहूँगा। लेखक कह रहा है कि
आई बॉट 1 टिनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों में खरीद ली। दूसरी टोकरी मैंने फलों के लिए खरीदी, है ना, जो अधिक रद्दी कागज़ों के लिए सुंदर टोकरी 1 रुपये में खरीदी। सिलाई का सामान रखने के लिए एक प्यारी सी टोकरी 1 रुपये में खरीदी। और एक या दो आने के प्रति पंखे के हिसाब से कुछ थोड़े से मैंने पंखे की खरीद लिए। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है बच्चों इसके लिए, है ना। आगे कह रहे हैं जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पैसेज है, मेरी बाहें पूरी भर गई थी, मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। तो कह रहा है माई आर्मर फील्ड, मेरी बाएँ भर चुकी थी, अभी मेरे 50 सेंट्स भी खर्च नहीं हुए थे। आई हैड स्पेंड 50 सेंट्स, अभी मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे, है ना। आई हैड नॉट 50 सेंट, आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट, अभी 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वर्ड्स, बच्चे अपने अपने शब्दों को है ना, बोलते हुए मेरे सामने गुजर रहे थे। मैं कैदी था, पूरी तरह से अनेबल था घूमने में, और सबसे अधिक परिश्रमी उत्साही विक्रेता जो 9 वर्ष की बालिका थी मेरे सामने खड़ी हुई थी, उसके पास एक हत्ते वाली टोकरी थी। वह 1.5 रुपया चाहती थी इसके लिए, या फिर अमेरिकन मुद्रा में कितना चाहती थी, वह 30 सेंट चाहती थी। वह बहुत ही गंभीरता से याचना करने वाली थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने इस प्रकार से याचना की कि किसी भी हृदय को भी तोड़ सकती थी, द्रवित कर सकती थी, पिघला सकती थी, अपनी तरफ द्रवित कर सकती थी। देखिएगा, इसके बाद हम देखते हैं माई आर्म वर फुल, मेरी जो बाहें थीं वो पूरी तरह से भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, दूसरी आवश्यकता की तो अब बात छोड़िए। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की तो अब बात छोड़ दीजिए। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी बैलेंस मन संतुलन बनाते हुए, माई बास्केट अपनी टोकरियों का संतुलन बनाते हुए, एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपनी लेफ्ट आर्म से टोकरियों का और पंखों का संतुलन बनाया। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने क्या किया, अपने सीधे हाथ की, है ना, जो पॉकेट थी कोट की, उसमें मैंने अपना हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर रेजगारी उसने निकाल ली। पर 50 सेंट्स इन ऑल, लगभग 50 सेंट्स के लगभग रहे होंगे। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट, मैंने उस बालिका की टोकरी में रख दिए। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो लड़की मेरे सामने उस टोकरी को पकड़े हुए थे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज सब्सिट्यूट, लेकिन मैं इसके स्थान पर आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपको इसके दान दे सकता हूँ, ग्रेच्युटी दे दूंगा इसके बजाय। तो उसने मना किया, है ना। तो उसने क्या बढ़ा दी, उसने एक तरह से दान उसे दे दिया। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, तो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, आई रियलाइज, मुझे तुरंत महसूस हुआ, एट वन, तुरंत ही, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने क्या अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, अब 9 वर्ष की वाला, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो चिथड़े पहने हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ द स्टारवेशन, और भुखमरी के कगार पर थी। वह फटे कपड़े पहने हुई थी, लेकिन भुखमरी की कगार पर थी। रेज हर चिन, अपनी ठोड़ी को उसने ऊंचा उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी तक उसने अपनी है ना, अपने मुंह को पहुंचाया। एंड विद ऑल द प्राइड इन गिरीशन, और पूरा अभिमान और गौरव के साथ ऑफ ए लेडी, एक भारतीय महिला के गौरवशील महिला की तरह से ही, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे मेरा रुपया वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल मेरे पास एक ही बात थी जो मैं कर सकता था। आई कुड डू, आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीदी। सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखों को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डास्ड, और डाउन, और दौड़ती हुई द प्लेटफॉर्म के नीचे, हेडेड, है ना, चली गई। ही डिड फॉर सम ग्रास हट, उधर बढ़ गई यहाँ पर घास की झोंपड़ियाँ थीं। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात उनके पास 30 सेंट्स की रकम तो निश्चित रही ही होगी, ऐसा लेखक ने कहा। आगे देखें, आई टोल्ड दिस स्टोरी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से कही। नेहरू, आई टोल्ड हिम इट वन, है ना, इट वाज रीजन, मैंने उनसे कहा कि यही केवल कारण था। रीजन आई हैड फेलन इन विद इंडिया, केवल यही बात थी कि मुझे भारत के प्रति प्रेम हो गया है, उसने बताया उसे। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे, उन्होंने मतलब कहा कि वो कह रहे हैं कि मुझे भारत के प्रति लगाव हो गया, उस बालिका ने मुझे लगाव पैदा कर दिया है, उस बालिका की व्यवहार ने मुझे बदल दिया है। तो लेखक कहता है कि द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, कुछ लोग गाँव के थे और कुछ लोग बड़ी बड़ी ऑफिस वाले थे। है बोथ प्राइड एंड लिबरेशंस, उनके अंदर अभिमान और एक व्यक्ति थी उसकी शिष्टता की, एंड सिटीजन्स, और नागरिकता, वे सबके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करते थे, नागरिकता की, है ना, नागरिकता का भाव उनके अंदर था। वे बहुत सभ्य लोग थे। दे ऑल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और इतना ही नहीं,
शिष्टाचार था, किसी ऑफिस में, है ना, ऑफिस में कर्मचारी थे, गर्व था उनके अंदर, है ना, और शिष्टाचार का उनके अंदर बहुत अच्छा सेंस था, जीता जागता उदाहरण था, नागरिकता उनके अंदर बहुत अच्छी थी। दे ऑल्सो है पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, वे सबके सब स्वतंत्र होने की इच्छा रखते थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह 9 वर्ष की बालिका, बॉर्न इन स्क्वालर, जो गंदगी एंड पॉवर्टी और गरीबी में पैदा हुई थी, गंदगी, पॉवर्टी, गरीबी, जो गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो अशिक्षित थी व्याकरण और तौर तरीकों में बिल्कुल अशिक्षित थी, उसे तौर तरीके नहीं आते थे। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ वार्म साउल ऑफ इंडिया, और मुझे एक झलक दे गई थी भारत की महान भावना, अर्थात भारत के प्रति एक नई अलख जगा गई थी मेरे लिए, और उस बालिका ने मुझे बदल दिया था। तो लेखक यहाँ पर बताता है, उस केवल बालिका ने बताता है, उस बालिका ने ही मुझे अपने इस भारत के प्रति बदल दिया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।